प्रोफेसर साहब, सलामती कौंसिल की करारदाद हो या इंसानी हकूक कौंसिल की करारदाद हो, आलमी बरादरी इसराइली जहरियत को रोकने में नाकाम दिखाई दे रही है। मजीद कितनी देर आपको लगता है कि इसराइल आर्मी प्रेशर को बर्दाश्त कर सकता है? बैनुल-अक़वामी तौर पे जितना मर्जी आप प्रेशर डेवलप कर लें, करारदादें पास कर लें, जब तक इंटरनेशनल जो कुव्वतें हैं वो इसराइल के साथ खड़ी हैं, इसराइल को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक। क्या कतर, मिस्र और इसराइल की खुफिया सालिसी में इसराइल और हमास के दरमियान कोई सीज फायर या अमन का मुआहिदा हो सकता है? हाँ, इसमें हो सकता है। उसकी वजह ये है कि जितने कैदी इनके पास हैं उनको जंगी हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है, स्ट्रेटजी के तौर पे। जैसे इसराइल जो है वो खुराक को और भूख को एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है, और पिछले दिनों जो वीडियोस आई हैं उसमें देखा है कि वो घास को उबाल के खा रहे हैं। गुर्बत है, बेशुमार भूख है, इसके अलावा तबाही है। तो मेरा ख्याल है कि हमास इस सारी सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करेगी। इसराइल को असले की फ़रोग के हवाले से भी दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में हमें पाबंदी का मुतालबा सुनाई दे रहा है। क्या मगरबी ममालिक इस पोजीशन में है कि वो इसराइल को असले की फरहमी बंद कर सकें? अच्छा, ऐसा है कि जो असले की फराहमी है ये डायरेक्ट नहीं भी होती। अभी पिछले दिनों बीबीसी ने एक रिपोर्ट ब्रेक की थी जिसके अंदर कुछ ममालिक जो हैं थर्ड पार्टी के थ्रू असला और 55 के मार्टर्स और बाकी चीज़ें खरीदते रहे, और वो इनडायरेक्ट तरीके से इसराइल को पहुंचता रहा। वो स्टोरी मौजूद है, आपके सामने मौजूद है। उसमें कौन कौन से मुल्क हैं ये एक लिस्ट है छोटी सी, तो वो आइडेंटिफाई होना मुश्किल नहीं है, लेकिन बैनुल-अक़वामी तौर पे इन करारदादों को सिंबॉलिक ही लिया जाता है। लेकिन आप देखें ना, इसमें अमेरिका ने इस मरतबा सलामती कौंसिल की करारदाद को वीटो नहीं किया, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अमेरिकी मौक़िफ़ में इस तब्दीली की असल वजूहात क्या है एंड हाउ इज़ गोना इम्पैक्ट? हाँ, as far as American point of view is concerned, that is directly related to their upcoming elections. जो इलेक्शंस आ रहे हैं उसके अंदर अमेरिका के अपने अंदर जो लोग मौजूद हैं, जो ज़मीर रखते हैं, उनमें जो मुसलमान कम्युनिटी के वोट हैं वो, प्लस वो लोग जो कि अमेरिका की बैनुल-अक़वामी कज़ियों में हिस्सा लेने और उसके अंदर नाजायज़ सपोर्ट करने को गलत समझते हैं, वो लोग एंटी जो बाइडेन वोट देंगे। और हो सकता है ये अभी रिसेंटली आपने देखा है जो इफ्तार डिनर मुसलमानों के लिए कहा गया, तो वहाँ मुसलमानों की जो तंजीम थी उसने उसका बाइकआउट कर दिया। उन्होंने कहा जी ज़रूरत नहीं है कि अगर आप गजा के अंदर इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं तो आप हमसे तवक्को करते हैं कि हम आपके साथ इफ्तार करेंगे, ये मुमकिन नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा मैसिव किस्म का प्रोटेस्ट था। जो एहतजाज वैसे हमने मगरबी दुनिया में देखा है फ़लस्तीनों के हक में, वो एहतजाज हमें मुस्लिम दुनिया में कहीं भी दिखाई नहीं दिया। हाँ, आप ठीक कह रही हैं। ये बदकिस्मती समझे, हुए भी हैं मुज़ाहरे बहुत सारे मुसलमान मुल्कों के, इवन हिंदुस्तान बट के उस अंदर लेवल पे मुज़ाहरे नहीं हुए, थे जी। लाहौर के अंदर। हाँ, उस लेवल पे नहीं थे। उसकी वजह ये है ना, 2 रीज़न्स हैं। एक तो ये है कि पीछे उसके जो खड़ा है, तो हम उससे डरते हैं सैंक्शंस के, और दूसरा बहुत सारे मुल्कों के इंटरेस्ट हैं, तजारती मफादात हैं, सियासी मफादात हैं, गेम प्लेयर्स हैं, इंटरनेशनल ग्रेट गेम्स हैं, जिसकी वजह से मुसलमान मुल्कों के लोग जो हैं, और वैसे भी उम्मत की बेहिसी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। आपका तो माशाल्लाह बहुत प्रोग्राम है, आपने बहुत बड़े-बड़े स्कॉलर्स को सुना हुआ है, तो आपको पता है कि हम बेहिस हो चुके हुए हैं। हम अभी तक कोई एक कंसेंसस डेवलप नहीं कर पाए। ये ज़रूर है कि वो इसराइल ज़ुल्म कर रहा है, लेकिन हमारी स्ट्रैटेजी क्या है मुस्लिम उम्मा के तौर के ऊपर? क्या हमने वॉर फुटिंग के ऊपर कोई स्ट्रैटेजी दी है कि मुसलमान मुल्क ये एक्ट करेंगे तो इससे इसराइल को फ़र्क पड़ेगा? तो मेरा ख़्याल है कि उस तरीके से एहसास नहीं है। कुछ मीडिया के अंदर भी ऐसा है कि अब चीज़ें रूटीन के अंदर चलना शुरू हो गई। स्टार्ट के अंदर हर दूसरे दिन, तीसरे दिन प्रोग्राम्स होते थे और इसका प्रेशर बिल्ड होता था। लेकिन अब आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें हम रूटीन में लेना शुरू हो गए हैं। जबकि हमें उस प्रेशर की अभी भी ज़रूरत है। इसराइल के अंदर भी हमें एहतजाज दिखाई दे रहा है। इसराइली अवाम वज़ीर-ए-आज़म से इस्तीफ़े का मुतालबा कर रही है। आपको लगता है कि नेतन्याहू ज़्यादा देर तक ओहदे पर बरकरार रह सकेंगे? हाँ, ये आपने बड़ी वैल्यूएबल बात की है। इसराइल के अपने अंदर जो सलीमुल तबा लोग हैं, दोज़ पीपल दे हैव पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस। आपको शायद अंदाज़ा है कि ये जो जंग शुरू हुई है, इसके ऊपर
इससे पहले बल्कि नेतन्याहू के खिलाफ करारदादें और मुख्तलिफ किस्म की पॉलिटिकल मूव्स मौजूद थी। ये अपने मुल्क के अंदर बेशुमार करप्शन के चार्जेस का सामना कर रहे हैं और अभी भी करेंगे। और जो इनकी पॉलिसी है जिसकी वजह से ये इस जंग के अंदर किसी हद तक हारे हुए नजर आते हैं। आपको इसराइली इंटेलिजेंस फेलियर नजर आता है। इस हमास के साथ वॉर के अंदर आपको जो इनकी आयरन डोम मिसाइल शील्ड प्रोग्राम है उसका फेलियर नजर आता है। इसके अंदर आपको पूरी दुनिया के अंदर जो सियासी प्रेशर है और इसराइल के अपने अंदर जो इसराइली हैं वो अपने आप को गैर महफूज समझते हैं उन रॉकेटों के सामने जिनकी उस तरीके से कोई दुनिया के हथियारों के सामने कोई ताकत और हैसियत नहीं थी। तो इसराइल को इटसेल्फ एक नॉन सेफ कंट्री डिक्लेयर किया गया है और अमेरिका ने बगैर वीजे के इसराइलियों को जंग के दौरान अमेरिका के अंदर दाखिले की इजाजत दी थी। तो इट शोज के अमेरिका या बाकी लोग समझते हैं कि यहाँ पर इसराइलियों को खतरा है। तो अगर इसराइली खुद को गैर महफूज समझते हैं तो उसके पीछे नेतन्याहू की पॉलिसियां हैं। अगर ये पॉलिसियां ठीक होती तो शायद क्या उसे कहते हैं इसका कोई हल और निकल आता। तो लोग खिलाफ हैं और जब भी ये जंग खत्म होगी मैं आपको प्रेडिक्ट करता हूं कि इनको वॉर क्राइम्स का सामना करना पड़ेगा, इनको अपने मुल्क के अंदर मुहासबे का सामना करना पड़ेगा और ये नेक्स्ट इलेक्शन विन नहीं कर पाएंगे। एक और अहम डेवलपमेंट भी हुई थी इस हवाले से कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने सफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने का ऐलान किया था। अगर इसराइली जारियत ऐसे ही जारी रही तो इब्राहिम मुआहदे का अंजाम क्या होगा? देखें, इब्राहिम अकॉर्ड के अंदर ये तय पाया था कि आपने इसराइल के साथ ताल्लुकात, सफारती ताल्लुकात और जो टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी है यूएई की उसको सपोर्ट करना है। और अब चूंकि ये इशू दोबारा से शुरू हो गया है तो मेरा ख्याल में इब्राहिम अकॉर्ड जो है उतना वैलिड नहीं रहेगा। उसके ऊपर दोबारा से बात उन्हीं चीजों पे होगी लेकिन दोबारा से होगी और नई सिचुएशन में होगी। मतलब इसको रिवाइज करने की जरूरत है। गजा जंग के हवाले से हमास की हिकमत अमली क्या होगी? हमास इसको ऐसे ही लेके चलेगा जैसे गुरिल्ला वॉरफेयर चलती है। आप कश्मीर की सिचुएशन देख लें कि वहां पर भी हिंदुस्तान की बदतरीन जारियत के बावजूद वो जारी रही और अभी भी चल रही है। तो हमास भी इसको कंटिन्यू कर रही है, कंटिन्यू करेगी। और एक चीज और है, आप ये देखें कि बड़ी खामोशी से कुछ ऐसी कुव्वतें जो एंटी अमेरिकन हैं वो इसमें आपको बज़ाहिर तो नजर नहीं आती लेकिन एक नॉन स्टेट एक्टर इतनी देर से अगर सरवाइव कर रहा है तो यकीनन उसके पीछे मुख्तलिफ इंटरेस्ट बेस्ड स्ट्रेटजीज हैं उन ममालिक की जो एंटी अमेरिकन हैं। इस सब में 100 से ज़ायद सहाफ़ी भी इस जंग में मारे गए। क्या इसराइल बयानिया की जंग भी फ़लस्तीनों से हार गया? अच्छा, दो चीजें हैं इसके अंदर। बज़ाहिर तो हमें लग रहा है कि बयानिया की जंग हार गया, वो तो पूरी दुनिया के अंदर अंडरस्टूड है। लेकिन जो तस्वीर का वो रुख जो स्टार्ट में इंटरनेशनल मीडिया में पोर्ट्रे किया जा रहा था उसकी पीछे रीजन ये कि जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हैं वो ज़ायनिस्ट्स या इसराइलियों के कब्जे में हैं। हमें आहिस्ता आहिस्ता पता चला है कि ज़ायनिस्ट और ज़ायनिज्म जुडाइज्म और ज़ायनिज्म दो अलग-अलग फिलॉसफीज हैं और हमें इसके अंदर डिफरेंशिएट करना चाहिए। बेशुमार लोग जो हैं जो ज्यूज हैं वो भी इसराइल की और अमेरिका की इन पॉलिसियों के खिलाफ आपको नजर आते हैं और ये मीडिया की वजह से हुआ है। मीडिया अगर ना होता या इवन सोशल मीडिया अगर ना होता तो शायद हमारे तक डायरेक्ट एक्सेस ना होती इसराइल की और हमास की जंग के अंदर फ़लस्तीनियों की सूरत हाल जानने की।